दोस्तों गर्मी काफी बढ़ चुकी है इंडिया में। इस टाइम पर कुछ कुछ एरिया में टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास में जा रहा है और यहाँ पर इतनी तेज गर्मी में अगर आपका एयर कूलर ठंडी हवा नहीं दे पा रहा है, लगातार गर्म हवा दे रहा है या फिर कम एयर थ्रो दे रहा है और आपके रूम को ठंडा नहीं कर पा रहा है, तो इस वीडियो में मैं आपको वो सारे ही रीजंस बताने वाला हूं जिस वजह से आपका एयर कूलर ठंडी हवा नहीं दे पा रहा है। साथ ही उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा और अगर आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपका पुराना से पुराना एयर कूलर भी काफी ठंडी हवा देगा और तेजी से आपके रूम को ठंडा करेगा। साथ ही दोस्तों बरसात के टाइम पर जब ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है, ऐसे में जब गर्मी भी काफी ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा होती है, तो कूलर आपका ठंडी हवा नहीं दे पाता है और इस वजह से रूम के अंदर काफी ज्यादा चिपचिपाहट होने लग जाती है। तो इसका भी एक इंस्टेंट सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। ये ट्रिक काफी अच्छी तरीके से काम करती है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं यहाँ पर लेकर के आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कुछ बेसिक रीजन का जिनकी वजह से आपके कूलर का एयर थ्रो कम हो चुका है, इस वजह से वो कूलिंग भी कम कर रहा है और आपके रूम को ठंडा भी नहीं कर रहा है। इसका सबसे नंबर 1 रीजन होता है आपके कूलर की मोटर। यहाँ पर अगर आपके कूलर की मोटर लंबे टाइम से आप यूज कर रहे हैं तो कई बार मोटर ओवरहीट होकर के उसकी वाइंडिंग जो है वो कड़क हो जाती है और उस वजह से फैन मोटर के आरपीएम लो हो जाते हैं। अब नॉर्मल आपको देखने से पता नहीं चलेगा कि आरपीएम लो हो गए क्योंकि आवाज वगैरह वैसी ही आती है, लेकिन एक्चुअल में जो है उसके आरपीएम लो हो चुके होते हैं क्योंकि उसकी वाइंडिंग जो है वो कड़क हो चुकी है। ऐसे में मोटर को जो आरपीएम बनाना चाहिए उतना आरपीएम वो नहीं बना पाती है। तो ऐसे में दोस्तों 2 सॉल्यूशन है आपके पास में, या तो आप अपनी कूलर की मोटर को रीवाइंडिंग करवाएं और रीवाइंडिंग अगर नहीं करवा पा रहे हैं, आपके आसपास में कोई रीवाइंडिंग करने वाला नहीं है, तो फिर आपको आपके कूलर की फैन मोटर को रिप्लेस करना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए और एक अच्छी कंपनी की अच्छे ब्रांड की मोटर लगाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कूलर कम एयर थ्रो दे रहा है तो इसका एक और रीजन हो सकता है आपके कूलर के अंदर लगा हुआ कैपेसिटर। आपके कूलर के अंदर कुछ इस तरीके का व्हाइट कलर का कैपेसिटर लगा होगा। टाइम के साथ में इस कैपेसिटर की कैपेसिटी कम हो जाती है, इसकी पावर कम हो जाती है, इस वजह से ये कूलर की मोटर को परफेक्ट पावर नहीं दे पाता और उस वजह से भी आरपीएम लो हो जाते हैं और आपको कम एयर थ्रो देखने को मिलता है। तो ये कैपेसिटर मार्केट में आपको 50-60 रुपए का मिल जाता है, आप इजीली खुद ही चेंज कर सकते हैं। इसको एक बार चेंज करके देखिए, इसकी वजह से भी आपकी मोटर के आरपीएम कम हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कूलर कम एयर थ्रो दे रहा है तो आपके कूलर के अंदर जो फैन ब्लेड लगी हुई है उस फैन ब्लेड के ऊपर इस तरीके से डस्ट जमा हो गई है। अब लंबे टाइम तक जब हम कूलर की फैन को अच्छी तरीके से क्लीन नहीं करते हैं या हर साल अच्छे से क्लीन करके नहीं रखते हैं, तो धीरे धीरे उसके ऊपर कुछ इस तरीके से डस्ट जमा हो जाती है और ये डस्ट दोस्तों रेसिस्टेंट पैदा करती है। इससे एक तो कूलर की स्पीड कम होती है और दूसरी बात यहाँ पर जो एयर थ्रो आपको मिलना चाहिए उस तरीके का एयर थ्रो आपको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा एक और बेसिक रीजन की बात करें दोस्तों, तो आपके कूलर के अंदर 2 टाइप के आपको पैड देखने को मिलते हैं। एक होते हैं हनीकॉम्ब पैड कुछ इस तरीके के और दूसरे होते हैं वुड वूल पैड जो कि होती है नॉर्मली घास। लंबे टाइम तक जब आप इस घास को चेंज नहीं करते हैं तो धीरे धीरे हवा में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो धीरे धीरे आकर के इस गीली घास पर चिपकते रहते हैं और एक टाइम पर आकर के ये घास ब्लॉक हो जाती है और उस वजह से जब दोस्तों आपका कूलर चलता है तो इसके अंदर से प्रॉपर एयर पास नहीं हो पाती है, कूलर को उतनी एयर नहीं मिलती है कि वो थ्रस्ट के साथ में उसको आगे फेंक सके। इस वजह से एक तो उसका एयर थ्रो भी कम हो जाता है, साथ ही दोस्तों जो हनीकॉम्ब पैड होते हैं ये काफी ज्यादा डेंस हो जाते हैं डस्ट के कारण। इस वजह से हवा के अंदर ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा ऐड होती है, तो इससे आपको आपके रूम के अंदर सफोकेशन महसूस होता है और एयर थ्रो भी कम मिलता है। आपको ऐसा लगेगा कि हवा तो आ रही है लेकिन गर्मी ज्यादा लग रही है। ऐसे में इसका एक ही सॉल्यूशन है कि अगर आप घास वाले पेड़ यूज कर रहे हैं तो उन पेड़ को चेंज कर दें और हनीकॉम्ब पेड़ अगर यूज कर रहे हैं और वो काफी अच्छी कंडीशन में है तो किसी प्रेशर वाली पाइप से उसे धो दें और धोने से भी अगर उसकी डस्ट साफ नहीं हो पा रही तो फिर आपको उन पेड्स को चेंज कर देना चाहिए। और ये सब करने के बाद में भी अगर आपका कूलर अच्छे से ठंडी हवा नहीं दे रहा तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आपके कूलर के अंदर जो वाटर पंप लगा हुआ है वो वाटर पंप या तो खराब हो चुका है या फिर उसके अंदर छोटी छोटी डस्ट जाकर के फंस चुकी है, उस वजह से वो पानी को अच्छी तरीके से लिफ्ट नहीं कर पा रहा है और पैड के अंदर जो पानी पूरी तरीके से जाना चाहिए उतना पानी नहीं जा पा रहा है, यानी कि उसका जो वाटर थ्रो है वो कम हो चुका है। ऐसे में दोस्तों हो सकता है कि उसकी जो पाइपिंग है वो चौक हो चुकी हो टाइम के साथ में पानी जम के। इसके अलावा दोस्तों जो कूलर के पैड का फ्रेम होता है, साइड का जो फ्रेम होता है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से छेद बने हुए होते हैं जिनसे पैड के अंदर इक्वल तरीके से पानी जाता है। कई बार ये चौक हो जाते हैं छोटी छोटी डस्ट की वजह से, तो इस वजह से दोस्तों जो छेद खुले होते हैं वहीं पर ही पानी जा पाता है, जो बंद होते हैं वहां पर पानी नहीं जा पाता और वहां पर जो है आपके कूलिंग पैड सूखे रह जाते हैं और जब उन सूखे कूलिंग पैड में से जो हवा पास होती है वो हवा अच्छी तरीके से ठंडी नहीं हो पाती है, इस वजह से कूलर गर्म हवा देता है। तो आपको जो छोटे छोटे ये पोर्स बने हुए हैं उनको अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना इस तरह। और वाटर पंप अगर अच्छे से पानी लिफ्ट नहीं कर पा रहा है तो आपको वाटर पंप को चेंज कर देना चाहिए। 100 से लगा करके 200-300 रुपए में अलग अलग क्वालिटी के ये पंप आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इस पंप को जब आप चेंज कर देंगे और पूरी तरीके से पैड के अंदर पानी का फ्लो आने लग जाएगा, यानी कि तीनों तरफ से पूरे पैड अगर गीले होने लग जाएंगे तो फिर जो है आपको एयर कूलर के अंदर काफी अच्छी कूलिंग मिलने वाली है। और अब बात करते हैं दोस्तों आखिरी
दूसरे रीजन की यहाँ पर मैं वो ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बरसात के टाइम पे जब इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ऑलरेडी काफी ज्यादा होती है और जब हम ऐसे में कूलर यूज करते हैं तो कूलर भी दोस्तों ह्यूमिडिटी के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। कूलर बाहर की ड्राई एयर को लेकर के कूलिंग पैड में पास करा करके आपके रूम में भेजता है, जिससे कि उस एयर के अंदर थोड़ी सी ह्यूमिडिटी ऐड हो जाती है और हवा ठंडी हो जाती है। लेकिन जब इन्वायरमेंट में काफी गर्म ह्यूमिडिटी होती है तो ऐसे में जब लगातार आप कूलर का यूज करते हैं तो धीरे धीरे कूलर के जो टैंक का पानी है वो भी गर्म हो जाता है और कूलर भी आपको और एक्स्ट्रा ह्यूमिडिटी ऐड करके और गर्म हवा देने लग जाता है। तो ऐसे में आपको लगता है कि रूम के अंदर काफी ज्यादा ह्यूमिडिटी हो चुकी है, आपकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा चिपचिपाहट होने लग जाती है। तो ऐसे में इसका एक ही सॉल्यूशन है कि या तो आप कूलर को यूज ना करें, एसी को यूज करें, और अगर आप कूलर को यूज कर रहे हैं तो इसमें जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं उसका यूज करें। आप सभी के घर में रेफ्रिजरेटर तो होगा ही। रेफ्रिजरेटर के अंदर आप बड़े बर्तनों में फ्रीजर के अंदर आइस जमाएं और आइस जमाने के बाद में आपके कूलर के टैंक को आपको खाली कर देना है। केवल 8 से 10 लीटर पानी उसके अंदर रखना है और वो सारी बर्फ और कोई भी ठंडा पानी आपने फ्रिज के अंदर किया वो सारा उसके अंदर ऐड कर देना है। और उसके बाद में दोस्तों आपके कूलर के अंदर 3 साइड हनीकॉम्ब पैड होते हैं, उनमें से 2 साइड की पाइप आपको निकाल देना है, केवल एक साइड की पाइप ही रखना है। और जहां पर दोनों साइड की पाइप आपने निकाली है उन दोनों साइड की पाइप के ऊपर आपको या तो प्लास्टिक लगा देना है या उसको किसी तरीके से पैक कर देना है ताकि वो बाहर से एयर को सक ना कर सके। केवल बैक साइड की एक ही जाली से आपको एयर मिले। उसी के साथ में आपको कूलर को यूज करना है ताकि जो आपने ठंडा पानी नीचे डाला था वो एक ही साइड के हनीकॉम्ब पैड में जाए। तो ऐसे में जब कूल ठंडा पानी पैड के अंदर जाएगा और उसमें से हवा आएगी तो हवा एकदम काफी ठंडी होगी। और क्योंकि हमने 2 साइड के पैड को ब्लॉक कर दिया है, केवल एक ही पैड से हवा आ रही थी, वो हवा स्पीड से आएगी, इससे उसके अंदर कम ह्यूमिडिटी ऐड होगी और हवा वो काफी ठंडी होगी। और इस वजह से आपका जो रूम है वो तेजी से ठंडा होगा और जब आप कूलर के सामने बैठेंगे तो काफी ठंडी ठंडी हवा आपको मिलने वाली है। और एक बार जब आपका रूम ठंडा हो जाए तो फिर आप वाटर पंप बंद करके कूलर को यूज कीजिए, आपको ज्यादा सफोकेशन वहां पर नहीं होगा और गर्मी से भी राहत मिलेगी। ये ट्रिक दोस्तों काफी टाइम से मैं खुद यूज करता हूं, काफी अच्छी तरीके से काम करती है और ह्यूमिडिटी के अंदर इससे काफी अच्छी कूलिंग कूलर करता है। अब ये तो दोस्तों अपन ने कूलर के अंदर बेसिक चेंजेस की बात करी कि अगर आपका कूलर अच्छा एयर थ्रो नहीं दे रहा है, कूलिंग नहीं दे रहा है तो क्या क्या चेंजेस आपको करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस ऐसे भी होते हैं जो हमें रूम के अंदर या फिर कूलर की पोजीशन को रख करके करना होता है कि हमको कूलर को एक्चुअल कहाँ रखना चाहिए, किस तरीके का वेंटिलेशन आपके रूम के अंदर होना चाहिए। इसके बारे में मैंने प्रॉपर्ली इस वीडियो में बात की है, तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो वीडियो देखिए। और आपके रूम के अंदर कोई भी खिड़की नहीं है, कोई भी वेंटिलेशन नहीं है, चारों तरीके से रूम पैक है, आपके रूम के साइड में रूम है, चारों तरफ अगल बगल रूम है, यानी कि डायरेक्ट हवा का एक्सेस नहीं है, तब भी मैंने इसके अंदर एक ऐसी ट्रिक बताई हुई है जिसका यूज करके आप अपने रूम के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।